Hello, students. Hello, students. Welcome to my channel, Adarsh. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor. जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज प्रीवियसली, अब तो ये जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है, आज 5 जून है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का। पूरी दुनिया में इस 5 जून को मनाया जाता है एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है क्या? आइए हम इसको देखने के पहले ये देखें एक बार कि एनवायरनमेंट क्या है। और इस सिलसिले में मैं एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगी कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, फ्री, टोटली फ्री ऑनलाइन क्लासेस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बीएससी एमएससी के जूलॉजी के कंप्लीट सिलेबस, पीएचडी कोर्स वर्क का सिलेबस, करियर ऑप्शन से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज आती हैं, उस चैनल पे आप जा करके देख सकते हैं, जिसमें मैंने एनवायरनमेंट पर, एनवायरमेंटल स्टडीज पर पूरी सीरीज बनाई हुई है फॉर एईसीसी या सेमेस्टर 1 के सेमेस्टर 2 के जो नेशनल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी नई बनी है उसके मुताबिक, या उससे पहले ऑलरेडी ये कंपलसरी सब्जेक्ट की तरह सेमेस्टर 2 में था। तो इनके सिलेबस के लिए आप जा करके डिटेल्स एनवायरमेंटल स्टडीज में आप देख सकते हैं कि कितने डिसिप्लिन इसमें आते हैं, क्या इसका कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, एंड बायोटिक, एंटीबायोटिक कंपोनेंट्स एंड एवरीथिंग। सो डिटेल्स विल सी लेटर। इसी वीडियो के अंत में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। सो द एनवायरमेंट, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को जिस आवरण ने कवर करके रखा है वो है हमारा पर्यावरण। हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं इस दुनिया, इस अर्थ पे जो है, वो सब जिस आवरण के अंदर आता है वो है पर्यावरण या एनवायरमेंट। जो इस दुनिया में सजीव हो, निर्जीव हो, हम हैं, प्लांट हैं, एनिमल हैं, जमीन है, जल है, हवा है, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, केमिकल्स हैं, गैसेस हैं, एवरीथिंग जो भी दुनिया में है वो एनवायरनमेंट में के अंदर बंद है। और ये एनवायरनमेंट 4 लेयर्स का बना हुआ होता है। एटमॉस्फेयर जो हवा में जो गैसेस का है, लिथोस्फेयर जो जमीन का है, स्ट्रेटोस्फेयर, सॉरी, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ये इसके डिफरेंट लेयर्स हैं या डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। सो ये डिटेल्स तो आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। हम अब ये ही देख रहे हैं कि ये जो एनवायरनमेंट है, ये जो आवरण है, इसे जब कुदरत ने शुरू किया था बनाना, पृथ्वी जब अवतरित हुई थी, तब इसका 90% पानी था जो सूखता चला गया। और उसके बाद जीव जंतु जीवित चीजें आने लगी, बायोलॉजी आया, बायो आया, और तब कुदरत ने एक बहुत ही सस्टेनेबल इकोसिस्टम के अनुसार चलने वाली पृथ्वी बनाई, जिसका इकोसिस्टम बहुत ही बैलेंस था। चीजें बनती थी, जितने भी हवा में, एटमॉस्फेयर में एलिमेंट्स हैं, उनकी सहायता से धीरे धीरे लाइफ बना, प्रोटोप्लाज्म बना, लाइफ बना, लाइफ से पर लाइफ की एक निश्चित अवधि हुई, वो फिर डिके हुआ, डिकम्पोज हुआ, फिर उससे नई चीजें बनी, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग एंड रीअपियरिंग। इस तरह की एक साइक्लिंग चल रही है, तो जिससे कि पृथ्वी बहुत ही बैलेंस थी। फिर आए होमोसिपियंस, जो हैं मानव, जो पृथ्वी के सबसे ब्रिलियंट, सो कॉल्ड सबसे इंटेलिजेंट क्रिएचर्स, जिनको सबसे बड़ी ड्यूटी जिनकी बनती थी टू नर्चर द नेचर, टू सेव द फ्यूचर, जो शुरुआत में शायद काफी हद तक चल भी रहा था, बट बहुत ही जल्दी जो हमारा सुपर इंटेलिजेंट थिंकिंग पावर बढ़ता गया, हमारी ग्रीड बढ़ती गई, कुछ जानने के लिए भी, कुछ हासिल करने के लिए भी, नॉलेज की ग्रीड के साथ साथ अर्दन मटेरियल्स की ग्रीड बढ़ती चली गई, लाइफ में लग्जरी की, लेजर की स्टाइल बढ़ती चली गई, और इन सब ने शुरू किया एनवायरनमेंट को बुरी तरह डैमेज करना। मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सारी एक्टिविटीज से एनवायरनमेंट बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा। तो
फिर धीरे धीरे साइंटिस्ट का इस तरफ भी ध्यान गया, हालांकि उन्हीं साइंटिस्ट, उसी मानव ने फिर इसे सुधारने की भी ठानी। उसे समझने लगा, उसमें समझ में आने लगा कि अगर हम इस पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, मतलब अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं, अपने वंश, अपनी ट्रेडिशन को अपनी रेस को बचाना चाहते हैं, तो इस एनवायरनमेंट को बचाना होगा। तो फॉर द फर्स्ट टाइम 19 तब से ये जरूरत समझी गई कि एक कम से कम एक दिन ही वर्ल्ड साल में सारे वर्ल्ड के मिलियंस ऑफ पीपल जुड़े, खासतौर से साइंटिस्ट डिस्कस करें और उसके बाद पूरी दुनिया को अवेयर कराएं कि एनवायरनमेंट का संरक्षण क्या हो सकता है। सो दिस 5th जून जॉइन मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड टू बीट प्लास्टिक सॉल्यूशन। ये 2023 मतलब आज का ये थीम है। इसके बारे में हिस्ट्री हम थोड़ा अब देखें। इसको 5 जून को चलिए हम सब मिलें और प्लास्टिक पोल्यूशन को से अर्थ को बचाएं। बट अब हम थोड़ा हिस्ट्री देख लें। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे has been started, led by United Nations Environment Program UNEP, and held annually on 5th June since 1973. 1973 से ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को मनाने की शुरुआत हुई स्टॉकहोम में, स्वीडन के स्टॉकहोम में। और ये प्रोबेबली इट इज द लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर एनवायरनमेंट पब्लिक आउटरीच एंड इज सेलिब्रेटेड बाय मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो एवरी ईयर कुछ थीम। इसके बाद 1974 में पहली बार यूएसए ने इसको ग्लोबली अरेंज किया और तब से शुरुआत हुई एक थीम के साथ। हर साल 1974 में यूएसए ने होस्ट किया इस ग्लोबल मीट को, और उस साल का जो थीम था दैट वाज ओनली वन अर्थ। तो इस तरह से यूएसए ने पहली बार 1974 से डिसाइड शुरुआत की एक थीम बेस्ड एनवायरमेंटल डे मनाने की 5th जून को ही। तो इस 2023 में इट इज होस्टेड बाय कोट डिलवायर इन नीदरलैंड्स एंड द थीम इज बीट प्लास्टिक सॉल्यूशन। सो अब इस साल ये कोट डिलवायर में अरेंज किया जा रहा है। नीदरलैंड का एक एरिया है जिसे आइवरी कोस्ट भी कहते हैं। आइवरी कोस्ट इन नीदरलैंड्स ऑन 5th जून, मतलब आज हम मना रहे हैं बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। जो एनवायरनमेंट को बर्बाद करने के लिए जो एक्टिविटीज जिम्मेदार हैं, उन्हें जो हवा को बर्बाद कर रहा है, हवा के संतुलन को बिगाड़ रहा है, जमीन के संतुलन को बिगाड़ रहा है, जल के संतुलन को बिगाड़ रहा है, और अकॉर्डिंगली नाम दिया गया एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो अभी जो सबसे ज्यादा हवो किए हुए है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन। सबसे ज्यादा बैलेंस इम्बैलेंस लाइफ को किए हुए है इस समय। एक बहुत ही हजार्डस, जब ये इसका आविष्कार हुआ तो ये इसने बिल्कुल ही मानव जिंदगी को पूरी दुनिया में जैसे इस छोर से उस छोर तक पलट दी। कोई भी एरिया आज लाइफ का ऐसा नहीं है जहां हम प्लास्टिक यूज नहीं कर रहे हैं। एयर, वाटर, सॉइल सबको वर्स्टली इफेक्ट कर रहा ग्लोबली, इंक्लूडिंग एनवायरमेंटल हेल्थ हैजार्ड्स टू एंटायर बायोडाइवर्सिटी। हर तरह के हैजार्ड्स क्रिएट कर रहा है, अल्टीमेटली इफेक्टिंग द हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। जो लाइफ है दुनिया में, वो बुरी तरह अफेक्टेड हो रही है। सो अब ये सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि ये प्लास्टिक है क्या। तो प्लास्टिक इज अ सिंथेटिक मटेरियल मेड फ्रॉम अ वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स सच एज पॉलीथीन, पीवीसी, नाइलॉन एक्सेट्रा। इस कुछ प्लास्टिक एक जानलेवा पदार्थ है, एक सिंथेटिक पॉलीमर है, मतलब मानव निर्मित पदार्थ है, विच इज हैविंग हाई फ्लेक्सिबिलिटी और प्लास्टिसिटी। बहुत ही ज्यादा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, प्लास्टिसिटी होती है, जिसकी वजह से इसे बड़े आराम से माउल्ड किया जा सकता है। और इसके डेंसिटी के आधार पर दो तरह के प्लास्टिक्स होते हैं, दैट इज द हाई डेंसिटी प्लास्टिक एंड low density plastic on the basis of its
स्ट्रक्चर। जबकि इसके यूज के आधार पर फिर से तो दो तरह के प्लास्टिक्स हो सकते हैं, दैट इज थर्मोप्लास्टिक and thermosetting plastic. This is high density and low density on the basis of structure and on the basis of its use. दो तरह के प्लास्टिक होते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो बहुत सॉफ्ट होते हैं, बहुत आसानी से मोल्ड किए जा सकते हैं, और इसी क्वालिटी के आधार पर ग्रीक में प्लास्टिकॉस का मतलब होता है टू मोल्ड। तो इसीलिए इसको इस थर्मोप्लास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से प्लास्टिकॉस, जिसका मतलब होता है ग्रीक में, इसे प्लास्टिक नाम रखा गया। अनदर टाइप ऑफ प्लास्टिक इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे यूजुअली पहले ये सॉफ्ट प्लास्टिक बनाते हैं और इनको और ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड किया जाता है, containing form containing essential ingredient on organic substance of large molecular weight made up of polymers of long chain carbon chains। और भी ज्यादा polymers यूज करके लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स बना करके ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, जिनको इजी टर्म्स में हम कह सकते हैं कि ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो हैं ये मेलामाइन, बेकेलाइट, ये सारी चीजें बनाते हैं ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। सो ये दोनों ही तरह के प्लास्टिक डेंजरस हैं, और ये इनकी डिस्कवरी भी बड़े इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही एक्सीडेंटली इस प्लास्टिक की डिस्कवरी हुई थी 1846 बाय जर्मन केमिस्ट क्रिश्चियन शॉनबेन, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे अपने किचन में कुछ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर पर, और बाय एक्सीडेंट वो छलक गया थोड़ा स्टोव पे। तो उसको साफ करने के लिए जो क्लोथ लिया वो सफाई करके उस जलते हुए स्टोव पर ही उन्होंने रख दिया, और इमीडिएटली वो क्लोथ गायब हो गया, और उसकी जगह जो चीज आई जो ना जलती थी, ना टूटती थी, ना पिघलती थी, ना गलती थी, और उसका नाम रखा गया प्लास्टिक। सो फॉर द फर्स्ट टाइम formed by ethylene and propylene। अब ये नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो यूज किए जाते हैं। इथिलीन एंड प्रोपिलीन, ये एक तरह से ये बनते हैं फॉसिल फ्यूल्स को जला करके, और कॉमर्शलाइजेशन शुरू हुआ 1930 में फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ दिस प्लास्टिक। तो इस तरह से इसका कमर्शियलाइजेशन प्लास्टिक का शुरू हुआ, जो धीरे धीरे काफी बढ़ता गया। इसको बनाने से ही इसके हजार्ड शुरू हो जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स हैव कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन, जिसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं, दैट एक्ट एज building blocks for long polymer molecules। These building blocks are known as monomers, and they link together to form long chain called polymers। And these polymers are almost non-biodegradable and very slow degradable, और यही इनके हजार्डनेस को क्रिएट करने की वजह है। जो सबसे ज्यादा सुविधाजनक पाई गई थी, कहीं हम जा रहे हैं, थैला फट जा रहा है, गल जा रहा है, भीग जा रहा है, हम भीग जा रहे हैं, तो छाते जो पहले बनते थे उनको प्लास्टिसाइज किया गया तो और ज्यादा प्रोटेक्टेबल हो गए। तो इस तरह से polythene and polypropylene were the first synthesized forms of plastic। अब ये प्लास्टिक्स जो इतने ज्यादा फॉर्म में बन गए हैं, अब ये एक से एक हैजार्ड्स क्रिएट कर रहे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं हम लोग अभी इतना तो समय है नहीं कि पूरा वीडियो देखें, और वीडियो लीगलाइज भी नहीं है, सही भी नहीं है हमारे प्रेजेंटेशन में देखना। मैं जस्ट एक छोटे छोटे क्लिप्स दिखाऊंगी कि किस तरह से ये जो प्लास्टिक हम फेंके जा रहे हैं यूज करके, उसमें खास तौर से सबसे ज्यादा हैजार्डस है सिंगल यूज प्लास्टिक। जो प्लास्टिक्स जो बनते हैं, जो फर्स्ट टाइप है, तो जिसको जो बहुत सॉफ्ट होते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक मतलब इसको यूज करो, यूज एंड थ्रो वाले जो प्लास्टिक हैं, ये बहुत ज्यादा बन रहे हैं। सो अगर लेटेस्ट डाटा हम देखें तो मोर देन 4000 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इज प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर वर्ल्ड वाइड। आधे से ज्यादा जिसका सिर्फ एक बार यूज किया जा सकता है, और उसमें से भी मतलब 400 मिलियन हर साल बन रहा है, उसमें से 200 मिलियन सिंगल यूज प्लास्टिक है, जिसका 10% ही रिसाइकल हो सकता है बहुत एफर्ट लगा करके। इसके अलावा जितने प्लास्टिक्स हैं, अब वो कहाँ जाएंगे?
ना तो वो मिट्टी में डिग्रेडेबल होंगे कि कंपोनेंट्स पृथ्वी में सड़ के मिल जाएं, ना वो हवा में किसी तरह से अगर उसको जला दीजिए तो और उल्टा वो एयर पोल्यूशन भी करता है, क्योंकि उससे जो गैसेस उत्पन्न होते हैं, गैस एमिट होते हैं, वो हवा को प्रदूषित करते हैं। पानी में फेंक दीजिए तो पानी में उसका कुछ कुछ तो उसके माइक्रो पार्टिकल्स मिल घुल जाते हैं जो बायोडायवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक के कण पानी में रहने वाले जीव जंतु खाते हैं, उनको नुकसान करता है, और इकोसिस्टम के चेन में, फूड चेन के हिसाब से वो छोटे जीव जंतु को उससे बड़े जीव जंतु खाएंगे, फिर हम खाते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स। और इस तरह से ये माइक्रो पार्टिकल्स हर जगह पहुंच रहे हैं, हर बायोडायवर्सिटी को इफेक्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे एक्सटिंक्शन की वजह से, बहुत सारे लाइफ्स के, बहुत सारे स्पीसीज के एक्सटिंक्शन की वजह बनते जा रहे हैं ये प्लास्टिक्स। तो ये अनएस्टिमेटेड 19 to 23 million tons of such these plastics end up in lakes, rivers, and finally they reach to seas and then oceans. This is approximately the weight of 2,200 Eiffel Towers altogether. You can just imagine कि 2200 एफिल टावर, जिसको दुनिया का सबसे ऊंचा टावर कहा जाता है, वैसे 2200 टावर खड़े हो जाएं, जो एक साल में जितना प्रोड्यूस हो रहा है प्लास्टिक पूरी दुनिया में। तो जस्ट यू कैन इमेजिन, अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे जाएं या कुछ वीडियोस पे जाएं, तो आप देखेंगे एक बार समय आया था साउथ अफ्रीका में, भयानक चोकिंग हो गई थी समुद्रों की और सीज की। तो अब हालांकि डेवलप्ड कंट्रीज बहुत सारे मेजर्स भी डेवलप कर रहे हैं टू मैनेज दिस पोल्यूशन। सबसे ज्यादा बैडली एडवर्स इफेक्ट्स हो रहे हैं डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। हल क्योंकि प्रोड्यूसर्स तो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं, बट सफरर्स सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, क्योंकि उनके पास फंडिंग नहीं है, उनके पास टेक्निक्स नहीं है, उनके पास मैकेनिज्म्स नहीं है जिसकी सहायता से इस पोल्यूशन को कंट्रोल कर किया जा सके। सो आज का हमारा नाउ कम्स द माइक्रोप्लास्टिक्स। जब जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो प्लास्टिक्स पानी में जाते हैं, गर्मी से, टेम्परेचर से ये पिघलते हैं, और इनके टाइनी पार्टिकल्स जो 5 mm डायमीटर के या उससे कम के होते हैं, वो फ्री होते जाते हैं, और इस तरह से ये फूड में, वाटर में, एयर में, सब जगह घुलते जा रहे हैं, और अल्टीमेटली ईच पर्सन ऑन planet consumes more than 50,000 माइक्रोप्लास्टिक, यहाँ पे होना चाहिए एक्चुअली माइक्रोप्लास्टिक, पर ईयर, मेनी मोर इफ इनहेलेशन इज कंसिडर्ड। अगर हम सांस के को छोड़ दें तो 50,000 प्लास्टिक पार्टिकल्स, नैनो पार्टिकल्स ईच पर्सन कंज्यूम कर रहा है। सोच लीजिए, सांस को इंक्लूड करें, क्योंकि सांस में, हवा में जो घुले हुए जहरीले पदार्थ हैं वो भी हमारे जा रहे हैं। अब अगर हम प्लास्टिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखें तो वो ऑलमोस्ट हमने देख ही लिया। थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक स्ट्रक्चरली यूज के फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर होते हैं। नाउ प्लास्टिक की रिसाइकलिंग ही, जो कि इस हजार्ड से हमें मुक्ति दिला सकती है, वो हो ही नहीं सकता। इफ दे आर नॉट रिसाइकल्ड एट प्रॉपर टाइम, then they get mixed with other chemicals or materials and hence become more difficult to recycle and become a source of pollution. अगर इनकी रिसाइकलिंग नहीं होगी तो ये कहीं ना कहीं केमिकल से मिलेंगे, और ज्यादा अगर मिल करके, केमिकल प्रॉपर्टीज भी ये बहुत तेजी से रिएक्शन शो करते हैं अदर केमिकल से, तो उसकी वजह से हैजार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। और कुछ नहीं तो ये अपने आप में ही जहां जहां जमा होते चले जा रहे हैं, नालियों को चोक कर देंगे, नदियों को चोक कर देंगे, पानी के बहाव को रोक देंगे, जैसे ब्रेथलेसनेस क्रिएट कर देते हैं। सॉइल के जिस लेयर पे ये दब जाते हैं, वहां सॉइल सांस लेना बंद कर देते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे डू नॉट गेट डिकम्पोज बाय द माइक्रोबियल एक्शन। ना इन पर हवा, ना जमीन, ना पानी, ना आग। ये हमारे माइथोलॉजी के दैट या असुर हैं, जिनको ना हवा जला सकती है, ना आग जला सकती है, ना हवा नष्ट कर सकती है, ना पानी पिघला सकता है, ना
मतलब किसी तरह से इसको खत्म नहीं किया जा सकता है। सो टू अवॉइड दिस इट इज इम्पॉर्टेंट टू यूज बायोपॉलीमर्स और बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। सो अब इस बात पर भी ध्यान दिया जा रहा है कि बायोपॉलीमर्स या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स यूज किए जाएं। नाउ सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग, डक्टाइल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इजीली molded into different shapes and size, and they resist corrosion and are resistant to many chemicals। ये पृथ्वी को सांस लेना बंद कर देते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम 3 हेडिंग्स में देखेंगे। व्हाट इज प्लास्टिक पोल्यूशन, जो ऑलमोस्ट हम देख ही चुके हैं। देन व्हाट आर मोस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन एंड व्हाट आर द सॉल्यूशंस। तो पहले दो को तो हम काफी अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन है क्या और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं। एक छोटा सा क्लिपिंग हम एक वीडियो का दिखाएंगे जिससे कि आप भयावहता आपको थोड़ा अंदाज होगा कि प्लास्टिक पोल्यूशन किस तरह के हजार्ड्स क्रिएट करता है। सो बिफोर दैट वी जस्ट सी what is plastic pollution. It is the accumulation of plastic objects and particles like the plastic bottles, bags, microbeads, जो भी अर्थ के एनवायरमेंट में जमा होते चले जाते हैं, adversely affecting humans, wildlife and habitat. The plastic acts as pollutants and they can be categorized into micro, meso and macro debris. Plastics are inexpensive, बहुत सस्ते होते हैं। सबसे ज्यादा इनकी पॉपुलैरिटी, इनका कमर्शियल यूज बढ़ने की वजह यही है कि इनको ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव होते हैं, बहुत कम। आपका तो ये अपना ही एक्सपीरियंस होगा कि जो सिंगल यूज पॉलीथीन है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्राइस के होते हैं और बहुत ड्यूरेबल होते हैं, making them very adaptive for different uses. As a result, manufacturers use plastic over other materials. The chemical structure of most plastics renders them resistant to many natural processes of degradation, and as a result, they are slow to degrade. इसकी chemical nature ऐसा है कि manufacturers के लिए तो बहुत profitable चीज है, but दुनिया के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत 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 जहरीली चीज है। These two factors allow large volumes of practice, जिसको कि मिसमैनेज वेस्ट की तरह अब ये बढ़ता चला जा रहा है और ये इकोसिस्टम को बिल्कुल ही तहस नहस करने पर तुला हुआ है। प्लास्टिक पोल्यूशन कैन अफ्लिक्ट लैंड, वाटरवेज, ओशियंस, एयर्स, एवरीवेयर। इट इज एस्टिमेटेड दैट 1.1 to 8.8 million tons of plastic waste enters the ocean from coastal communities each year। तो प्लास्टिक जो डिस्ट्रॉय ही नहीं हो रहा है वो कहाँ जाएगा? एक और चीज यहाँ पे मेंशन कर दें हम, जो दूध के पैकेट्स हम लाते हैं उनको जब काटते हैं तो उसकी जो छोटी सी तिकोनी काट करके दूध निकालते हैं, वो जो माइक्रो पार्टिकल है प्लास्टिक का, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो गल तो रहा नहीं है, खत्म तो हो नहीं रहा है, तो जा कहाँ रहा है? अल्टीमेटली जो चीजें या तो पानी के जमीन के अंदर जाएंगी और नहीं तो पानी में जाकर के पानी के साथ, नदी नालों के साथ बह करके अल्टीमेटली समुद्र में और समुद्र से महासागरों में, ओशंस में पहुंचेंगी। तो इस तरह से सबसे ज्यादा वर्स्टली इफेक्ट अल्टीमेटली हर जगह नुकसान पहुंचाते 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 लास्टली ये प्लास्टिक पार्टिकल्स पहुंचते हैं समुद्र में और समुद्र की पूरी जिंदगी तहस नहस करे जा रहे हैं प्लास्टिक के डेब्रिसेस। It is estimated that there is a stock of 86 million tons of plastic marine debris in the worldwide ocean at the end of the 2013, with an assumption that 1.4% of global plastic produced from 1950 to 2013 has entered the ocean and has accumulated there. So you just can imagine किसने किस तरह से प्लास्टिक तबाह करके हमें रखे हुए हैं। तो ये है प्लास्टिक पोल्यूशन। अब इस इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन को हम थोड़ा सा देखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में। इफेक्ट प्लास्टिक पोल्यूशन, researchers suggest that 2050 there could be more plastic than fish in the ocean by weight। अगर by weight मेजर किया जाए तो ये एक ये कैलकुलेशन है कि 2050 तक अगर कंट्रोल नहीं किया गया प्लास्टिक प्रोडक्शन, तो समुद्रों में मछलियों से ज्यादा वजन प्लास्टिक डेब्रिस का हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पार्टिकुलरली the marine animals, they are affecting everywhere. The plastic waste directly affect human through the both direction, direct consumption in tap water, indirect consumption, and
every ecosystem from mountain top to ocean floor is being affected by this plastic pollution. सो प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में एक और आंकड़ा जानना सही होगा कि 1950 टू 73 1970 प्लास्टिक पोल्यूशन के डिब्रिसेस मैनेजेबल थे। 1970 to 1990, 3 times production बढ़ा, much plastic waste generated, management of this waste started creating environmental health hazards, और 2000 में प्लास्टिक वेस्ट प्रोडक्ट्स लास्ट 40 ईयर में 2000 से ये मेजर किया 2000 में मेजर किया गया कि 1999 तक जितना टोटल प्लास्टिक का कंजम्पशन हुआ कमर्शियल यूज में, उससे उस पूरे 40 साल में जितना कंजम प्रोडक्शन हुआ प्लास्टिक का, उससे ज्यादा 2000 से के बाद से जनरेट हो रहा है प्लास्टिक। और आज 400 मिलियन टन्स प्लास्टिक पर ईयर प्रोड्यूस हो रहा है। दिस जस्ट कैन बी इमेजिन कि ये कितना हैजार्डस हो रहा है हमारे लिए। नाउ दिस एस्टिमेशन says that by 2050 it will cross 11 million tons। अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो 11 मिलियन टन्स का प्लास्टिक प्रोड्यूस होगा बाय 2050। यू कैन वेल इमेजिन कि अभी ही इतनी परेशानियां हो चुकी हैं, और जिसमें से 36% ऑफ विच इज सिंगल यूज प्लास्टिक और पैकेजिंग मटेरियल, 8.5% सिंगल यूज प्लास्टिक फिलिंग लैंडफिल साइट्स, और अनरेगुलेटेड प्लास्टिक वेस्ट जहां जहां पर पृथ्वी को सांस लेने की जगह है, चाहे वो पानी के रास्ते हो, चाहे वो हवा पृथ्वी में जाने के रास्ते हो, सबको 85% सिंगल यूज प्लास्टिक इन सारी जगहों को बंद करता चला जा रहा है। नियरली 80% समुद्री प्लास्टिक पोल्यूशन का कारण हजारों नदियां हैं जहां हमारा फेंका प्लास्टिक अल्टीमेटली पहुंच रहा है। सो दिस कैन बी वेल इमेजिन कि कितना है वो क्रिएट कर रहा है प्लास्टिक। नाउ अगर हम इफेक्ट्स ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन देखें तो ये हेल्थ को, क्लाइमेट को, ओशियन को, एनवायरनमेंट को, हर जगह प्लास्टिक के कण नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स के रूप में कन्वर्ट होकर फैल रहे हैं और जीवन के हर पार्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, हर इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विथ अवेलेबल साइंस एंड सॉल्यूशंस टू टैकल द प्रॉब्लम, government, companies, and other stakeholders must scale up and speed actions to solve this crisis। अब इसको क्राइसिस के मेजर्स क्या हम ले सकते हैं, इसके पहले हम ये जान लें कि ये इफेक्ट्स और किस किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा रहा है। दिस प्लास्टिक पार्टिकल्स, चाहे वो नैनो पार्टिकल्स हों, चाहे वो सिंगल यूज प्लास्टिक्स हों, या इवन जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो भी जब टूट फूट करके फेंके जा रहे हैं तो वो भी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं रहे हैं। So these are disturbing, rather destroying biodiversity, ecosystem of oceans, beaches, हर जगह का ओशियंस एंड बीचेस, जो महासागर जो है पृथ्वी के सबसे बड़े कंपोनेंट्स, वही अगर ब्लॉक होते चले जाएंगे तो अंडरस्टूड की पूरी लाइफ अफेक्टेड होगी। इट इज इंडिविजुअली ऑल्सो अफेक्टिंग वेरी एडवर्सली, केमिकली एज वेल एज फिजिकली, अल्टीमेटली हार्मिंग ह्यूमैनिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। समुद्र में सी टर्टल्स इसको जेलीफिश समझ करके खाते चले जा रहे हैं। सी बर्ड्स अब उसके स्मेल की वजह से, उसके ट्रांसपेरेंसी की वजह से, उसके लुक्स की वजह से फूड से मिसगाइड होकर के उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह से ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स में भरते चले जा रहे हैं एनिमल्स के, और एनिमल्स को पेट भरा हुआ लगता है तो स्टारवेशन से भी डेथ हो जा रही है। अंदर डाइजेशन तो हो नहीं रहा है उन पार्टिकल्स का, पर पेट खाली भी नहीं हो रहा है कि उनको भूख लगे। तो ये कुछ तरीके हैं। इट इज वर्स्टली डेंजरस फॉर हेल्थ, लाइफ, इकोसिस्टम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। Pharmaceutical waste and industrial waste together eaten by marine biodiversity that deadly affects marine ecosystem, in turn worstly affecting the human health, life, and ecosystem. People take nanoplastic particles through breath, स्किन डायरेक्टली और एब्जॉर्बिंग। अब ये जो नैनो पार्टिकल्स, जैसा हमने पहले भी देखा कि चूंकि ये इजीली रिएक्ट कर जाते हैं एनवायरनमेंट से, बहुत सारे केमिकल से, तो छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स इसके
प्लास्टिक के कण अलग होते रहते हैं प्लास्टिक से, और ये हवा पानी में के साथ, सांस के साथ अंदर जाते हैं, स्किन एब्जॉर्ब कर लेता है, और इन तरीकों से ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स बॉडी में पहुंच रहे हैं। थ्रू वाटर एंड फूड ऑल्सो नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स आर बीइंग consumed, badly affecting kidney, liver, lungs, spleen, etc. being damaged. Even यहाँ तक ये रिकॉर्ड किया गया है कि प्लासेंटा ऑफ बेबीज हैव बीन, बेबीज के प्लासेंटा में नोट किए गए हैं, फाइंड किए गए हैं, अफेक्टेड बाय दीज माइक्रोप्लास्टिक पार्टिकल्स। सो जस्ट इट कैन बी वेल इमेजिन कि कितना वर्स्ट इफेक्ट कर रहा है प्लास्टिक। Now, this plastic byproducts like methylene, mercury, plasticizers and flame retardant होने की वजह से बॉडी में एंटर करते हैं और हमारे हेल्थ को बहुत ही बैडली डैमेज कर रहे हैं। Some other chemicals present in plastic like bisphenol A, phthalates या फोलास, polychlorinated biphenyls PCBs जिसको कहते हैं, they are entering into our body, affecting endocrine disorders, developmental disorders, reproductive abnormalities, और बहुत ज्यादा कैंसरस होते हैं। ये बहुत बार कैंसरस रीजंस को जन्म दे रहे हैं। डेवलप्ड कंट्रीज आर प्रोड्यूसिंग मोर प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। बनाते तो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी है कि बनाते तो डेवलप्ड कंट्रीज बहुत ज्यादा हैं, बट अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि ये अल्टीमेटली तो महासागरों में पहुंच रहे हैं पूरी दुनिया से घूम घूम करके, तो अंडर प्लास्टिक डेवलप्ड कंट्रीज केयर नहीं करते हैं, वो महासागरों तक पहुंच जाने दे रहे हैं। वहां से ये डेवलपिंग कंट्रीज अपने यहाँ तो वो मैनेजेबल मेजर्स अप्लाई कर दे रहे हैं, पर जो प्लास्टिक उनके यहाँ से निकल चुका है अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज तक पहुंच रहा है, वो उन कंट्रीज को बहुत बुरी तरह हार्म पहुंचा रहा है, क्योंकि उनके पास इतने टेक्निक्स नहीं है, इतनी फंडिंग नहीं है, तो इसलिए वो इतना ज्यादा मेजरिंग नहीं कर पा रहे हैं। ओनली ऑल्टरनेटिव इज द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड रिसाइकलिंग मेथड्स विच इज लेस देन 10% एट प्रेजेंट। तो अभी ये कोशिश की जा रही है कि कम हार्मफुल इजीली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स भी बनाए जाए, पर अभी 10% ही उसमें सफलता मिली है। Then plastic is equally hazardous for climate as it is formed by using fossil fuels. जो oil gases इन्हीं से ये बन रहे हैं, तो naturally इनको जलाने से air pollution कर रहा है, climate को disturb कर रहा है. So these plastic pollution is also enhancing greenhouse gases emission, causing increase in temperature. जो आज global warming बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा वजह प्लास्टिक पोल्यूशन भी है, जिसको जलाने से जो गैसेस उत्पन्न हो रहे हैं वो कार्बन और नाइट्रोजन के गैसेस। ओशियंस आर बिगेस्ट कार्बन सिंक ऑन अर्थ which absorb 90% of increased temperature and 1/3 carbon dioxide, protecting earth, controlling global warming. ये डाटाज बताते हैं कि ओशंस हमारे कितने बड़े एनवायरमेंट सेवर हैं, अर्थ के सेवर हैं, जो आज की स्थिति में एट प्रेजेंट ओशन इटसेल्फ सफरिंग फ्रॉम वार्मिंग, acidifying and chemical imbalance. So plastic pollution along with industrial waste and pharmaceutical waste productions are the main reasons of all these hazards. Now, what are the solutions? इतनी तरह के खतरनाक स्थितियों को कंट्रोल करना, ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, और 2040 तक 50% एयर पॉल्यूशन को अगर हम सेफ गाइडलाइंस को नहीं फॉलो करें, तो 2040 तक 3 गुना ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे. सो वी नीड अर्जेंट नाउ, बिफोर वी गो टू द सॉल्यूशंस, लेट्स सी जस्ट एक छोटा सा क्लिप हम देखेंगे. ये वीडियो पूरा पूरा तो हम नहीं देख सकते हैं, और ना हमें जरूरत है, ना हम ऑथोराइज्ड हैं. इट इज विथ थैंक्स, आई हैव जस्ट टेकन सम फ्रॉम यूट्यूब टू एक जस्ट आपको ये दिखाने के लिए कि प्लास्टिक कितना ज्यादा हैजार्डस हो सकता है. जो ये समुद्र की शांत लाइफ है, शांत नदियां हैं, मछलियां हैं, ये किस तरह जब फूड प्रोडक्ट की तरह यूज होती हैं, और अब
जल्दी ही देखेंगे कि अब ये जो प्लास्टिक्स इनमें आने लगे हैं, ये देखिए ये लाइफ को किस तरह डिस्टर्ब करते हैं। ये एक बड़ा सा बाज जो मरा हुआ है उसके पेट से, ये जो मेजरमेंट आ रहा है, कैलकुलेशंस, ये किस तरह से तेजी से प्लास्टिक पोल्यूशंस के हजार्ड्स बढ़ा रहा है। और प्लास्टिक का कचरा, प्लास्टिक के अंबार जमीन को, ओशन को, अल्टीमेटली ओशन तक पहुंच करके किस तरह से मैनेज कर रहे हैं हमारे पृथ्वी की हर क्षेत्र को, और अल्टीमेटली ओशन को। तो ये डिटेल्स अब हम देखें। इसमें एक और पॉइंट मैं जस्ट दिखाना चाहूंगी कि एक सील किस तरह से वेल्स मर रहे हैं। वेल्स के एग्जिस्टिंग, इसमें अभी जो वेल का एग्जिस्टेंस सर्वाइवल खतरे में है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये प्लास्टिक भी माना जा रहा है। बस एक और छोटा सा क्लिप है जिसमें सील्स के माउथ के चारों तरफ रैप हो गया है प्लास्टिक, जिसकी वजह से वो खाना ही नहीं खा सक रहा है। और दीज आर द डिफरेंट टाइप्स, ये देख लीजिए पेड़ के पत्तों की तरह प्लास्टिक लहरा रहे हैं। सो दीज आर द हजार्डस कंडीशंस जिनको हम देख रहे हैं, किस तरह से मछलियां मरती जा रही हैं, सील्स मर रहे हैं, हर तरफ तबाही मच रही है इस प्लास्टिक से। सो दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन प्लास्टिक कितना नुकसान पहुंचा रहा है। यू कैन गो थ्रू ऑल दीज, दिस इज द ग्राफिकल मेजरमेंट एंड ये सारा क्रिएट्स किस तरह से कर रहे हैं, हमें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है ये प्लास्टिक। सो दीज आर द रीजंस। नाउ लेट अस कम टू द सॉल्यूशंस। अब ये एक छोटा क्लिप मैंने दिखाया कि कितना, इससे ही आप भयावहता का अंदाजा आपको मिला होगा। सो नाउ द थर्ड पॉइंट इज द सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। आखिर सोल्यूशन क्या है? इस पे बहुत सारे मेजर्स किए चले जा रहे हैं। नैरोबी में 16 में 2023 को एक मीटिंग हुई है, जिसमें ये बताया गया कि प्लास्टिक पोल्यूशन कैन रिड्यूस बाय 80% बाय 2040। मतलब ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। ऐसा नहीं है कि सब काला ही काला है, अंधेरे में रोशनी भी है अगर हम प्रयास करें तो। तो हम अगर 80% प्लास्टिक के पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर कंट्रीज अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमसे बनी है कंट्री, हमसे बनी है कंपनीज। तो अगर हम डीप पॉलिसी मेजर्स को अपनाए, मार्केट shifts using existing technologies, according to a new report by UN Environment, UNEP का ये रिपोर्ट है। तो ये तो एक ऑफिशियल मतलब एक ऑफिशियल सजेशन हो गया, बट प्रैक्टिकली हम क्या क्या कर सकते हैं? मस्ट बी कंसिडर्ड ऑन हाईएस्ट प्रायोरिटी बेसिस ऑन ग्लोबल लेवल प्लास्टिक पोल्यूशन को एज मोस्ट अर्जेंट कमिटमेंट एंड एक्शन रिक्वायरमेंट की जरिए, सही इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करके इस तरह से कंट्रोल करना होगी कि प्लास्टिक की रिसाइकलिंग एंड रीयूज ज्यादा से ज्यादा हो सके। प्लास्टिक के प्रोडक्शन, कंजम्पशन और वेस्ट की लीनियर इकोनॉमी को बदलना होगा। प्लास्टिक की सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना होगा, जिससे प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बाद ज्यादा से ज्यादा रीयूज एंड रिसाइकल्स हो सके। कंज्यूमर्स को ज्यादा से ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन के इफेक्ट्स बताने होंगे, मोटिवेशन करना होगा, उन्हें डिस्करेज करना होगा प्लास्टिक्स को यूज करने के लिए, भले ही उसके लिए कुछ फोर्स भी अप्लाई करना पड़े। अननेसेसरी एंड प्रॉब्लमेटिक प्लास्टिक के यूज को कंट्रोल करना होगा, ऑल्टरनेटिव मेथड्स को अपनाना होगा। स्ट्रिक्ट गवर्नेंस मेजर्स आर टू बी अडॉप्टेड ग्लोबली। रिवर क्लीनअप, बीच क्लीनअप जैसी एक्टिविटीज को एनहांस करना होगा। जीरो लाइफस्टाइल को अपनाना होगा। क्लब, जहां तक प्लास्टिक का सवाल है, प्लास्टिक को रिफ्यूज करें, करवाएं। 20% ग्लोबल वेस्ट वाटर एंड 10% ऑफ कार्बन एमिशन इज डन इन फैशन इंडस्ट्रीज। फैशन की इंडस्ट्रीज और पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में प्लास्टिक का बहुत ज्यादा योगदान है, जिसको कि हमें डिस्करेज करना होगा। प्लास्टिक फ्री क्लोथ्स मस्ट बी यूज्ड। सस्टेनेबल क्लोथ यूज करना चाहिए जो आपकी बॉडी को सांस भी लेने दे। ओल्ड क्लोथ मस्ट बी रिपेयर्ड, रीडिजाइंड। दैट इज द पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स को सीधा बाथरूम से समंदर तक के वेस्ट पहुंचते हैं, उनको डिस्करेज करना होगा, जो माइक्रो प्लास्टिक एक्सपेंशन के सबसे बड़े सोर्स हैं।
प्लास्टिक फ्री फेस वॉश, सनस्क्रीन, शैम्पू, डिओड्रेंट आदि यूज करें। 6 आवर्स को अपनाएं। रीथिंक, जब भी आप यूज करें एक बार सोचें, प्लास्टिक को यूज करने के पहले सोचें, रीयूज करें, लिया काम किया फेंका वाली टेंडेंसी को हटाएं, जिससे सिर्फ अगर इतना ही हम सोच लें तो 2040 तक में अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो 30% प्लास्टिक वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। रिसाइकिल, रिसाइकलिंग के लिए पर्सनल लेवल पे तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं, इसके लिए साइंटिस्ट को, वर्ल्ड को सोचना होगा। क्योंकि ये रिमूविंग फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, एनफोर्सिंग डिजाइन गाइडलाइंस टू एनहांस रिसाइक्लेबिलिटी एंड अदर मेजर्स, ये गवर्नमेंट को ज्यादा करना होगा टू द इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ इकोनॉमिकली रिसाइक्लेबल प्लास्टिक फ्रॉम 21 to 50% पर लाना होगा। देन रीओरिएंट एंड डाइवर्सिफाई, रिपेयरिंग कराइए, डाइवर्सिफाई कीजिए, नए नए तरीकों से यूज कीजिए, पर जो प्लास्टिक यूज किए हैं उन्हीं को रिपेयर करके और डाइवर्सिफाई करके ज्यादा से ज्यादा यूज करें, ताकि वो लंबे समय तक उसको चलाया जा सके। रिफ्यूज सिंगल प्लास्टिक यूज, फिफ्थ आर इज रिफ्यूज एंड सिक्स्थ इज रिड्यूस और मिनिमाइज द यूज। सो इवन विद द मेजर अबव, अगर ये सारे मेजर्स को हम अक्वायर करते भी हैं, तब भी एक अनुमान ये है कि 100 मिलियन metric tons of plastic from single use and short lived products will still need to be safely dealt with annually by 2040. So together we will and we can, together with a significant legacy of existing plastic pollution. This can be addressed by setting and implementing design and safety standard for disposal of non-recyclable plastic waste, and by making manufacturers responsible for products shedding microplastics among others. So this is one more video. इसके भी हम थोड़ी सी क्लिप भी देखेंगे जो प्लास्टिक के हजार्ड्स, फिर यहाँ पे वही चीजें हैं, प्लास्टिक हजार्ड्स किस तरह से क्रिएट कर रहा है, प्लास्टिक किस तरह से इकट्ठे होते जा रहे हैं, जमा होते जा रहे हैं और ओशियन को नर्क बनाते जा रहे हैं, हमारे अंधाधुंध आराम की बिना सोची समझी की गई एक्टिविटीज की वजह से किस तरह से इनसेनिटेड होता चला जा रहा है समुद्र। और इस वीडियो में, ये नेशनल ज्योग्राफिक का चैनल है, थैंक्स टू देम, जिसका कुछ क्लिप्स हम यूज कर रहे हैं जस्ट टू से कि 2050 तक पृथ्वी को नहीं हम बचाते हैं तो सारे लैंडफिल्स भरे जा रहे हैं प्लास्टिक वेस्ट से। सो लेट अस बी केयरफुल एंड डू द एक्टिविटीज टू सेट, to control the plastic. So now these are the things. So let us see plastic pollution every minute, equivalent of one garbage truck of plastic is dumped into our ocean. So these are the measures जो हम देख चुके हैं। आइए हम लोग, we will not recycle, हम ये प्रण करें, we will not recycle our way out of plastic pollution crisis. We need a system transformation to achieve the transition to a circular economy. The way we produce, use and dispose of plastic is polluting ecosystem, creating risks for human health and destabilizing the climate. इंगर एंडरसन, यूएनईपी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो 16 में 2023 को जिन्होंने ये संदेश दिया है कि प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करें। सो लेट अस कम बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। इफ यू कांट रीयूज इट, जस्ट रिफ्यूज इट। And now this is not last but not the least, this is the link of my channel आदर्श आलिया, जिसपे आप फ्री ऑनलाइन क्लासेस देख सकते हैं, इसके प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। कुछ प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, इम्यूनिटी सीरीज, कैरियर एंड जूलॉजी। ये जूलॉजी क्लासेस एक्चुअली लाइव क्लासेस शुरू हुए थे जब कोविड के समय सब लॉकडाउन चल रहा था। तो ये कंप्लीट, इसमें मिक्स्ड सारे टॉपिक्स हैं जूलॉजी के, बीएससी ऑनर्स के, सेमेस्टर 1, 2, 3, 4 सेमेस्टर तक के, इवन सेमेस्टर 6 के भी कुछ टॉपिक्स हैं। देन आर मल्टीपल प्लेलिस्ट, कुछ ऐसे भी प्लेलिस्ट हैं जिनमें एक से ज्यादा गए हैं, कैरियर ऑप्शंस पे हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पे हैं, एंड दीज आर सर्टेन शॉर्ट्स। सो यू कैन गो थ्रू दीज शॉर्ट्स एंड दीज वीडियोज। Thank you so much for all your support. Do like, share and subscribe the channel if you like it. Thank you.